हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें इंडिया पॉलिटी के आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई SSC का हो या रेलवे या अनदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ को देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइस। ये आपको इजीली समझ में आ जाने वाला सब्जेक्ट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। जैसे पॉलिटी में चैप्टर्स होते हैं उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इनके मैं आपको आंसर्स बताता हुआ चलूँगा और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देता हुआ चलूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, देयर वर ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज, पूछा गया है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395। 395 आर्टिकल यहाँ पर ओरिजिनली हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं गाइज। तो सेकंड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेटिंग और नंबरिंग वाइज इज। तो गाइज, जो हमारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स यहाँ पर पूछे गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। गाइज, 395 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं। गाइज, पहले 8 शेड्यूल होते थे लेकिन अब 12 शेड्यूल हो गए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। गाइज, यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल कंसिस्ट करते हैं अब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोर देन 400 आर्टिकल। गाइज, ओरिजिनली अगर पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर होता है 395 आर्टिकल, और अगर यहाँ पर नाउ पूछा जाता है, अब करंटली पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर होता है मोर देन 400 आर्टिकल अब कंसिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं गाइज, यहाँ पर देखो पूरी कंप्लीट पूछा गया है, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखें गाइज, यहाँ पर ओरिजिनली वर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है तो आपको ओरिजिनल ही बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 395 आर्टिकल हैं एंड 8 शेड्यूल हैं। गाइज, पहले 22 पार्ट्स होते थे, 395 आर्टिकल होते थे एंड 8 शेड्यूल होते थे। अब आर्टिकल्स हमारे मोर देन 400 हैं और हमारे शेड्यूल्स 12 हैं। तो आगे चलते हैं गाइज, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। गाइज, सिटीजनशिप से पूछा गया है कि ये कौन से पार्ट में लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो गाइज, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड पार्ट में हमारा सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक डिस्क्राइब है। गाइज, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है जो कि आर्टिकल 1 to 4 तक डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो आगे बात करते हैं गाइज, ये देखो पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजिग ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। गाइज, जो हमारा 3 टायर पंचायत सिस्टम है उसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइज ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में लाई करता है द पंचायत सिस्टम। गाइज, जो पंचायत सिस्टम है इसे पहले DPSP के आर्टिकल 40 में बयान किया गया था। उसमें इसे जो एक सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते हैं, तो गाइज वहाँ पर इन्हें आर्टिकल 40 में डिस्क्राइब किया गया हुआ था जो कि मैंडेटरी नहीं होता सरकार के ऊपर। अगर सरकार उन्हें चाहे तो उन्हें फॉलो कर भी सकती है और नहीं भी।
आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उनके लिए जस्टिशिएबल नहीं हो। तो गाइज यह पहले डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में होता था, लेकिन अब इसे पार्ट 9 में एक अलग से दर्जा दे दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बात करते हैं गाइज, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ 2003 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो गाइज पूछा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन सा पार्ट और कौन से चैप्टर में यूनियन एंड स्टेट के रिलेशनशिप का ब्यौरा दिया गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th पार्ट में चैप्टर 1 में यूनियन एंड स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट ए। आगे चलते हैं गाइज, विच वन ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर टेरिटरीज। गाइज यहाँ पर शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, आपको पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पर शेड्यूल के बारे में पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर स्टेट्स के नेम एंड उनकी यूटीज टेरिटरीज जो होती हैं वो मेंशन की गई हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट शेड्यूल में ही हमारे जो स्टेट्स हैं उनके नेम्स एंड इन देयर टेरिटरीज उनके नेम्स मेंशन किए गए हैं। तो आगे चलते हैं गाइज, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। गाइज जो क्वेश्चन है उसमें 4th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल है वो किस चीज़ के बारे में डील करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट होती है उसकी सीट्स को एलोकेशन करने के लिए हमारा 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। तो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं गाइज, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। गाइज यहाँ पर देखो काफ़ी घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। गाइज पूछा गया है कि अगर इंडिया में कोई न्यू स्टेट क्रिएट करते हैं तो कौन सा शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अमेंड किया जाएगा या होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल। अब ये फर्स्ट शेड्यूल क्यों अमेंडमेंट होगा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, हमारे स्टेट्स के नेम कहाँ पर मेंशन है, शेड्यूल फर्स्ट में। तो जब हम कोई न्यू स्टेट्स बनाएंगे तो उसमें हमें अमेंडमेंट करनी होगी फर्स्ट शेड्यूल में ही, वहाँ पर एक नाम और जोड़ना पड़ेगा। न्यू स्टेट जो हम बनाएंगे उसका नाम भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाता है कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा। और एक बात और गाइज, ये जो पावर्स है ये किसके पास होती है, ये हमारी चैप्टर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 to 4 जो कि हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है और पार्लियामेंट को जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर होता है आर्टिकल 368 के तहत वो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो अपने तरीके से मेजॉरिटी पास करवा के ये जो प्रोसीजर है न्यू स्टेट क्रिएशन का ये कर सकती है। वैसे अगर जनरली पूछा जाए कि ये पावर किसके पास होती है तो ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो गैस आगे चलते हैं, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूड। गैस पंचायती राज के बारे में पूछा गया है कि ये किसका सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है या रेजिडुअरी लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है यह सेंटर यानी कि यूनियन जो होती है उन्होंने स्टेट को सौंपा हुआ है। जो पंचायती राज है उस पर हमारा स्टेट ही सब फैसले लेगा, स्टेट ही इलेक्शन करवाएगा और स्टेट का ही कंट्रोल होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है हमारा जो कि है पंचायती राज सिस्टम। तो आपने राइट आंसर करना है स्टेट लिस्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके पार्ट लिखे गए हैं गाइज और आगे उनकी डेफिनेशंस उन्हें डिस्क्राइब किया गया है।
तो हमें जो करेक्टली होगा वो मैच करके बताना है। तो ऑप्शन ए है पार्ट सेकंड, आगे लिखा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। गैस ये गलत है, क्योंकि जो पार्ट सेकंड है उसमें हमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, तो यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, गैस ये भी गलत है। हमें थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। आगे पार्ट फोर ए, गैस यहाँ पर नोट कीजिएगा पार्ट 4A है और द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। गैस जो पार्ट 4 है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और पार्ट 4A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही पूछा गया है गाइज, हमें यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं और कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, हमें करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पर पंचायत के बारे में कहा गया है, यहाँ कहा गया है पार्ट 9, तो गाइज ये भी ठीक है। ऊपर पूछा गया है कौन सा करेक्टली नॉट करेक्टली मैच है, जो नॉट करेक्टली मैच है हमें वही बताना है गाइज। तो जो हमारा पंचायत है वो पार्ट 9 में ही लाई करता है, तो ये ठीक है। और जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी है वो पार्ट 9A में मेंशन करता है, ये भी ठीक है। तो गाइज जो हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पार्ट 9B में डील करता है, ये भी ठीक है गाइज। जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हमारे पार्ट 10 में लाई नहीं करते, तो गाइज ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10 में लाई नहीं करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं गाइज, गवर्नेंस सिस्टम का जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, यह पूछा गया है। तो गाइज ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंटल, पार्लियामेंट्री और सेमी डेमोक्रेटिक। गैस हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री। गैस कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डेमोक्रेटिक टिक कर देते हैं, पर वो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं है, वो हमारा नेचर है, नेचर ऑफ यूनियन या नेचर ऑफ स्टेट कह सकते हो, वो डेमोक्रेटिक है, जिसे हम बाय द पीपल फॉर द पीपल कह देते हैं। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट्स का सिस्टम है वो कैसे बनता है, वो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट से ही हमारी गवर्नमेंट बनती है, पार्लियामेंट से ही हमारा सब कुछ डिसाइड होता है। तो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ से है, वो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आगे चलते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कौन सा अच्छा फीचर नहीं है, वो पूछा गया है। अकाउंटेबिलिटी, ये भी गुड फीचर होता है। ट्रांसपेरेंसी, ये भी गुड फीचर होता है। रूल ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से चलना, ये भी गुड फीचर होता है। रेड टेपिज्म गुड फीचर नहीं होता एक गुड गवर्नमेंट का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है, वो पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये फीचर है। प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट, ये फीचर नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडरी, ये भी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। तो गैस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। हमारे फीचर जो हैं वो ये बाकी 3 हैं जो हमने डिस्क्राइब किए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं गाइज यहाँ पर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और इस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट। गाइज पूछा गया है कि किसके पास ये पावर है कि वो एक स्टेट को एडमिट कर सकता है यूनियन के अंदर और एक न्यू स्टेट इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नवी स्टेट इस्टेब्लिशमेंट करने की और एंटर करने की ये पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पार्लियामेंट के पास ही यह पावर होती है, वो नवी स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है या नवी स्टेट को एंटर कर सकता है यूनियन में। और ये इन पावर के साथ और दूसरी पावर्स भी होती हैं, जैसे कि किसी भी स्टेट की एरिया
छोटा या बड़ा कर सकता है, 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकता है, या एक स्टेट में से 2 स्टेट्स बना सकता है, या किसी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है। ये सारी पावर्स हमारी पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है गाइज। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, गाइज आर्टिकल 1 के तहत पूछा गया है इंडिया क्या है, जो कि हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारे स्टेट के जो काफ़ी सारे स्टेट हैं उनसे मिलाकर एक यूनियन बना हुआ है, वो हमारा इंडिया कहलाता है। ऐसा हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है, तो वही पूछा गया था गाइज। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं गाइज। Indian Parliament has the power to create a new state under which of the following constitution provisional। गाइज पूछा गया है जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट है जिसके पास पावर है क्रिएट करने की न्यू स्टेट की, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है। गाइज यहाँ पर आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है पूरे यूनियन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 3। आगे बात करते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि किसके पास पावर है जो कि बाउंड्रीज हैं स्टेट की, बाउंड्रीज को, उनके नेम्स को अल्टर करने की या मॉडिफाई करने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसी है जो कि स्टेट्स के मैटर को, स्टेट के सब्जेक्ट्स को, उनके नेम्स को, उनकी बाउंड्रीज को, उनके एरियाज को अल्टर या मॉडिफाई कर सकती है। किसके पास है? पार्लियामेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। आगे बात करते हैं गाइज। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर अ मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मेजोरिटी के साथ जब हम न्यू स्टेट, पार्लियामेंट को न्यू स्टेट बनानी है तो उसे कौन सी मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का आर्टिकल 368 में प्रोसीजर है उसे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट को नहीं होती है। वो अपनी एक सिंपल मेजोरिटी होती है कि 50% प्लस वन जितनी भी टोटल मेंबर ऑफ स्ट्रेंथ होती है उसकी सिंपल मेजोरिटी से पास करवा के वो इस चीज़ को अमेंडमेंट कर सकती है अगर किसी न्यू स्टेट को क्रिएट करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। आगे बात करते हैं गाइज। यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। गाइज पूछा गया है जो हमारी यूटी हैं इंडिया में वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव की जाती हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा हमारी यूटीज को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है द प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बात करते हैं गाइज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। गाइज जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है न्यू स्टेट के लिए, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये प्रोविजन है, इंक्रीज कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑप्शन नंबर बी, यह भी प्रोविजन है, वो डिमिनिशिंग भी कर सकती है। अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जा सकता है। गाइज ये प्रोविजन नहीं है। हालांकि एक यूटी को स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है पर एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या मिक्सअप नहीं किया जा सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सी ऑप्शन नंबर है ये आपकी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को लेकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं गाइस। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। जो हमारी फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, किसको पावर दी गई है एडमिट करने की एनी स्टेट और यूनियन को इंडिया में। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये जो पावर्स होती है ये पार्लियामेंट के पास होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी यूटी को या फिर कोई भी स्टेट को एडमिट करने की। तो राइट आंसर है पार्लियामेंट। आगे बात करते हैं गाइज। इफ़ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म
विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड। गाइस ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है। अगर हम न्यू स्टेट को फॉर्म करते हैं तो कौन सा शेड्यूल है जो कि अमेंडमेंट किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट शेड्यूल आपका अमेंडमेंट किया जाएगा अगर हम किसी स्टेट को न्यू स्टेट को फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे सभी स्टेट्स के नेम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। अगर हम कोई न्यू स्टेट बनाते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट शेड्यूल में वह नाम भी एंटर करना होगा, इसलिए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है। आगे बात करते हैं गाइज, हाउ मैनी स्टेट एंड यूटी डिड द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन क्रिएटेड इन 1956 क्रिएटेड इन 1956। गाइज पूछा गया है कि जब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन था 1956 के तहत तब कितनी स्टेट्स क्रिएट हुई थी और कितनी यूटी क्रिएट हुई थी वो पूछा गया है। तो गैस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 स्टेट एंड 6 यूटी। मैं आपको बता दूं जब 1956 स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन था उसने जो हमारे स्टेट्स को क्रिएट किया था और यूटीज को क्रिएट किया था तो कितनी थी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो 14 स्टेट्स थी और 6 यूटीज थी हमारे देश में। बाकी जैसे जैसे ये टाइम बाय टाइम बढ़ती गई तो अब हमारी कुछ और नंबरिंग हो चुकी है। आगे बात करते हैं गाइज, दिल्ली इज एन, दिल्ली के बारे में पूछा गया है, स्टेट है, यह एक यूटी है, यह एक ऑटोनॉमस काउंसिल है या कुछ भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एक यूटी है। आगे बात करते हैं गाइज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का स्टेटस दिल्ली को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिया गया है वह पूछा गया है गाइज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को एनसीआर का स्टेटस नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस दे दिया गया था। आगे बात करते हैं गाइज आगे बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो बात करते हैं, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, इंडियन सिटीजनशिप किस तरह ऑब्टेन नहीं की जा सकती? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम, बर्थ के द्वारा ऑब्टेन की जा सकती है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा ऑब्टेन की जा सकती है, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, अगर जो हमारे इंडिया के अंदर कुछ भी लैंड है किसी की तो भी वो इंडिया का सिटीजनशिप माना जा सकता है, डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक, अगर हम इंडियन बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं और हम फॉरेनर हैं तो हमें ऐसे सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। तो आगे बात करते हैं गाइज, द सिटीजनशिप प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, जो हमारी सिटीजनशिप है वो किस तरह की सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो पूछा गया है, ड्यूल सिटीजनशिप या फिर सिंगल सिटीजनशिप या बोथ ऑफ या नन ऑफ दिस। तो गाइज हमारे देश में, हमारे पूरे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप कंसेप्ट चलता है जिसे हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट ही चलता है। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। तो सिटीजनशिप्स के बारे में कुछ पूछा गया है, आगे हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन, कहा गया है कि स्टेट का एंड नेशन में दो अलग तरह की सिटीजनशिप होती है। तो गाइज ये रॉन्ग आंसर है, हमारे कंट्री में एक ही सिटीजनशिप कंसेप्ट होता है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, स्टेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे इंडिया की बात होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया। तो यस गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप होती है ऑल ऑफ द इंडिया, इसलिए आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं गाइज, विच कंट्री एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। गाइज पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जो कि ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट या पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। गाइज यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट एग्री करती है, एक्सेप्ट करती है। आगे बात करते हैं गाइज, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल राइट टॉपिक से। गाइज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहाँ से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो गाइज चलो क्वेश्चन को देखते हैं। गाइज क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट आर
फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा गया है, क्या वो जस्टिशिएबल हैं या नॉन जस्टिशिएबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल हैं। ये सरकार के द्वारा कंपल्सरी किए हुए होते हैं, हर नागरिक को दिए हुए होते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। पर मोस्टली हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी होती है, हमारे पास एक ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इन केस अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं गाइज। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइड टू सिटीजन। गाइज फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन को किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमारे सिटीजन्स को। गाइज इसमें हर तरह के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए गए हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो ये आपने डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं गाइज। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय 4 आर्टिकल विच आर। गाइज यहाँ पर राइट टू फ्रीडम जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, उसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 के तहत हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें राइट टू फ्रीडम में हमें कुछ भी फ्रीडम, जैसे कि आप लगा लो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव, राइट टू रेजिडेंसी, राइट टू प्रोफेशन, ऐसे कई सारे हमें फ्रीडम्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। और जैसे हमारा आ जाता है लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी का एक इसमें आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम में। ऐसे कई राइट्स हैं जो हमें राइट टू फ्रीडम में दिए गए हैं आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं गाइज। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल दे आर। गाइज यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी पूछा गया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में राइट टू फ्रीडम पूछा गया था, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 17 तक राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। गाइज वैसे आर्टिकल जो 13 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिव्यू कर सकता है अगर हमारी पार्लियामेंट या फिर हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रोविज़न होती है कि वो रिव्यू कर सकता है, उसके बारे में रिव्यू करके बता सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आर्टिकल 13 में ये पावर है। तो गाइज आपने इस बात का ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इन इजहर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज जो पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है वो पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी इक्वालिटी में शामिल होता है। सोशल इक्वालिटी, बिल्कुल ये भी शामिल होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल अब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर कोई, जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, गवर्नमेंट कोई जॉब वैकेंसी निकाल रही है तो वो हर किसी को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप भी अप्लाई कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा पर्सन्स के लिए निकालते हैं, वो ऑल ओवर पर्सन्स के लिए निकालते हैं कि कोई भी उससे अप्लाई कर सकता है। तो गाइज ये इक्वल अपॉर्चुनिटी में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है इकोनॉमिक इक्वालिटी। गाइज ये हमारी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में शामिल नहीं होता।
इकोनॉमिक इक्वालिटी ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। गाइज यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में जो बनाया गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24, आर्टिकल नंबर 24। इसके तहत जो दिया गया है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें दो आते हैं गैस, एक तो जो हमारा चिल्ड्रन लेबर होता है उसके तहत भी एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, और एक जैसे हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं चिल्ड्रंस की और ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन करते हैं, जैसे बच्चों को किडनैप करके हम आगे सेल कर देते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस होता है उसे हम ट्रैफिक ऑफ ह्यूमंस में काउंट कर लेते हैं। तो इन आर्टिकल के तहत भी हमें एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है जिसमें गवर्नमेंट हमें ये श्योरिटी देती है कि आपके साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो गाइज ये आर्टिकल 24 में दिया गया है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस को। तो ये अपने पॉइंट ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 24 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं गाइज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेक्टेड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिटेड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। गाइज एक आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है, वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। गाइज हमें आर्टिकल जो 17 है वो हमें प्रोवाइड करता है कि आपके साथ अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी बिफोर हमारा राइट टू इक्वालिटी है, उसमें ही सब आर्टिकल आता है आर्टिकल 17 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का काम करता है, वो हमें प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। ये आपने गाइज ध्यान में रखना है, आर्टिकल 17। आगे बात करते हैं, ये देखो गाइज फिर से वही थोड़ा मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। गाइज आर्टिकल 17 पूछा गया है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है आर्टिकल 17 यहाँ पर किस चीज़ का काम करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन करने का काम करता है अनटचेबिलिटी को, ताकि किसी में भी अनटचेबिलिटी का जो हमारा पहले से चलता आ रहा है वो ना रहे, वो ख़त्म हो सके। आगे बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ द प्रेस। गैस फ्रीडम से पूछा गया है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है प्रेस के, तो आपने ये राइट ऑप्शन कर देना है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19। आगे बात करते हैं, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट। तो गैस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 17। गैस जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी का काम करता है, जो कि हमारी शेड्यूल कास्ट हैं। पहले इनमें अनटचेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 17 ने हमें एक गारंटी टाइप प्रोवाइड की है कि आपके साथ ये एपोलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट को सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट है वो प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 17। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज पूछा गया है कि जो मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल 19 में हमारा जो राइट टू फ्रीडम है उसमें सब आर्टिकल होते हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू मूव, राइट टू प्रोफेशन, ऐसे कुछ सब आर्टिकल्स होते हैं राइट टू फ्रीडम के ही। उसमें हमें पूछा गया है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम एंड स्पीच के बारे में पूछा गया है। तो गाइज ये आर्टिकल 19 में ही फॉलो करता है, यहाँ पर हमें सब आर्टिकल नहीं दिए हुए। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जो कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है। हम कहीं भी जाके कुछ भी स्पीच कर सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशन है
कि वो अगेंस्ट द कम्युनिटी नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। अदरवाइज हमें फुल एक्सप्रेशन, फुल राइट होता है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम इसमें कहीं भी स्पीच दे सकते हैं और एक्सप्रेशन जाहिर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं गाइज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन रिपब्लिक रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। गैस यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट है, पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, उसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक राइट प्रोवाइड करता है जिसे जिसके तहत हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है एंड पर्सनल लाइबिलिटी है। कोई भी हमारी लाइफ को ऐसे छीन नहीं सकता और हमारी पर्सनल लाइबिलिटी को भंग नहीं कर सकता। गैस बस इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई अपराधी होता है उसमें सरकार के पास हक होता है कि वो उसे डेथ पेनल्टी या उसे जेल वगैरह दे सकती है, सज़ा वगैरह दे सकती है। तो उसमें एक तरह से सरकार उस पर्सन की लाइफ पर अधिकार जमा लेती है और उसकी पर्सनल लाइबिलिटी ले लेती है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कंडीशन होती हैं। अदरवाइज कोई ऐसी नॉर्मेलिटी में कोई ऐसा केस नहीं होता कि जिसमें हमारी कोई लाइफ को छीन सके। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 21 अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत ही हमें एक राइट और मिलता है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है पर्सन की राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। अगर वो बाहर, हमारी कंट्री से बाहर कहीं यात्रा करना चाहता है तो उसका जो प्रोटेक्शन होती है वो आर्टिकल 21 में डिस्क्राइब की गई है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग्स ऑफ किरपान बाय सिख इज डीम्ड एज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो गाइज ये पूछा गया है कि जो सिख होते हैं वो किरपान को वियर कर सकते हैं, ये उनका राइट ऑफ फ्रीडम है। रिलीजन, जो हमारा रिलीजन धर्म होता है उसको प्रोटेक्ट करने का एक जो हमारे पास राइट है उसे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं, वो है। तो ये किस आर्टिकल के तहत माना जाता है वो हमसे पूछा गया है। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 25। गाइज जैसे कि आपको पता है हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी तरह से उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो उसी में ये जो इनकी स्टेटमेंट है कि कोई भी सिख जो किरपान को वियर करता है वो कब माना जाता है कि जो उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आर्टिकल 25 के तहत माना जाता है गाइज, कि जो सिख हैं वो किरपान को वियर करते हैं, वो एक तरह से अपने धर्म की फ्रीडम मान रहे हैं, एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 25। आगे बात करते हैं गाइज, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, यहाँ पर आर्टिकल 25 के बारे में डायरेक्ट पूछा गया है कि ये किसको रेफर्स करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रेफर करता है हमारा आर्टिकल 25। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का बाइंड अप नहीं होता। तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी फ्रीडम है अपने रिलीजन को मानने की। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गैस यहाँ पर 32 आर्टिकल 32 है उसके बारे में पूछा गया है कि वो किसको इन्फोर्स करता है। गैस जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट। गैस अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, भंग होता है, तो हमारे पास आर्टिकल 32 के तहत प्रोविज़न होती है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, आप इसके तहत मुझे जस्टिशिएबल प्रोवाइड करें। तो गैस आर्टिकल 32 इसे
हार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, भंग होता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कौन गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट की, वो पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गार्डियन कौन कहलाता है हमारे फंडामेंटल राइट का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे फंडामेंटल राइट अगर किसी केस में वायलेट होते हैं तो हम कहाँ पर मूव कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ये हमारे पास एक राइट होता है, तो इसलिए गार्डियन कहा जाता है फंडामेंटल राइट का सुप्रीम कोर्ट को। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। गाइज यहाँ पर फिर से पूछा गया है लेकिन ऑप्शंस बदलाव किया गया है। देखो जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जुडिशरी शामिल किया गया है। तो गाइज ना पार्लियामेंट होता है, ना प्रेसिडेंट होता है, ना प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हमारा या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में ना हो तो हम राइट आंसर करेंगे जुडिशरी को। गाइज जुडिशरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम जहाँ पर मूव करते हैं, और उनके गार्डियन कौन कहलाते हैं, जुडिशरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुडिशरी। आगे चलते हैं गाइज, विच वन ऑफ फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो आर्टिकल है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वही आर्टिकल 32, इसमें आर्टिकल 32 जो हमारा आर्टिकल 32 है, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उसे ही हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के नाम से होता है, आर्टिकल नंबर 32। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ, देखो गाइज यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज टर्म एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबॉलिश्ड। गाइज जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत। ये हमारा राइट टू हमारा प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के तहत ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट के तहत इसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है, आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट में से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 44। और आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो हमारा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। गाइज वही पूछा गया है कि 44th अमेंडमेंट के तहत कौन सा फंडामेंटल राइट रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हमारा जो राइट होता था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, वो हमारा रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। वो 44th अमेंडमेंट के तहत रिमूव किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं गाइज, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ
गाइज देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट के तहत रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और अब ये बन गया है हमारा लीगल राइट। तो ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारा लीगल राइट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीगल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not among the 6 fundamental right provided by the Constitution of India। राइट टू इक्वालिटी, बिल्कुल ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोटेस्ट, गैस हमारा राइट टू प्रोटेस्ट ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लिटेशन, गैस ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल गैस ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हम वैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रोटेस्ट। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फिर से फंडामेंटल राइट पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो गाइज यहाँ पर राइट टू फ्रीडम भी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट आवर फंडामेंटल राइट, इट इज़ ए लीगल राइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा राइट ग्रांट नहीं करता, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इक्वल शेल्टर, गाइज ये है वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा कोई राइट ग्रांट नहीं करता। और ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इक्वलिटी, ये है। राइट टू ऑप्शन नंबर सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। डी, राइट टू लिबर्टी, ये भी है हमारा आर्टिकल 21 में आ जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, राइट टू इक्वल शेल्टर, दिस इज़ नॉट आवर फंडामेंटल राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए हमें ग्रांट नहीं करता कि आपके पास राइट है इक्वल शेल्टर के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं गाइज, द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर। गाइज जो राइट टू इक्वालिटी है वो पूछा गया है कि कौन से 5 आर्टिकल के तहत ये हमें दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज आर्टिकल 13 to 17। आर्टिकल 13 to 17 हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस पूछा गया है कि वो कौन सी पावर है जो कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्फोर्स होने की आज्ञा देती है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। गाइज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारी, वो आज्ञा देती है कि आप अपने जो फंडामेंटल राइट हैं उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर है और हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं। मैं आपको बता दूं गाइज कि जैसे ही अगर कोई इन द केस हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, अगर भंग होते हैं, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं इन द केस ऑफ वायलेट फंडामेंटल राइट। तो गैस आगे इनके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमें पावर देती है कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फोर्स किया जाए। तो आगे चलते हैं गाइज, फंडामेंटल राइट्स आर। गाइज पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो जस्टिशिएबल हैं या नॉन जस्टिशिएबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं। गाइज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिशिएबल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिशिएबल हैं, आप उनके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड हो रहे, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप उस केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो। तो ये जस्टिशिएबल है। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट
हैव बीन प्रोवाइड टू सिटीजन। गाइस पूछा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हमारे सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 112 टू 115, बी ऑप्शन है आर्टिकल 12 टू 35, सी ऑप्शन है आर्टिकल 222 टू 235 और डी है नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। जो हमारा 12 है वहाँ पर स्टेट क्या होता है, स्टेट वर्ड की डेफिनेशन दी गई है। और 13 आर्टिकल 13 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है एक जुडिशियल रिव्यू की, कि अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये आर्टिकल 13 में डिस्क्राइब किया गया है। जो हमारे एक्चुअल में फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 14 से लेके 35 तक होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा आर्टिकल 31 है जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था गाइज, हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, उसे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 12 टू 35। आगे बात करते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर। गाइज पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कौन सा आर्टिकल है जो कि पुट करता है एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। गाइज जो हमारी लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं उन पर लिमिटेशन पुट्स करता है, कौन सा आर्टिकल है वो। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। गाइज ये आर्टिकल 14 आता है हमारे राइट टू इक्वालिटी में, जो कि 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लाई होता है। उसमें आर्टिकल 14 लाई होता है और इसकी जो स्टेटमेंट होती है, हेडिंग होती है, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि लॉ की नज़र में सभी एक बराबर हैं, लॉ अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिटेशन लगा देता है लेजिस्लेटिव पावर पर। तो आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है गाइज। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाती हैं, कोई भी लॉ बनाती हैं, तो उसको जुडिशियल रिव्यू करने की पावर किस आर्टिकल में दी गई है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 13 में ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू कर सकता है जो कि लॉ पास किए गए हैं यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्किंग हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। तो उनको बता सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इन आर्टिकल 13 में पावर दी गई है। तो आगे बात करते हैं गाइस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। गाइस वो पूछा गया है जो मेन ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 13 का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं कि वो किसके तहत है। एक ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DPSP भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर सी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड करता है आर्टिकल 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट। तो गाइज आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द
राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल विच आर। गैस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट टू फ्रीडम है वो प्रोवाइड किए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू फ्रीडम है वो प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो काफ़ी सारे इसमें सब पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू जैसे कि मूवमेंट हो गया और प्रोफेशन। ऐसे कई सब पॉइंट आ जाते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो अपना प्रोफेशन कैरी कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे सकता है, बट वो अगेंस्ट द कम्युनिटी ना हो। ऐसा एक लिमिटेशन होती है कि अगेंस्ट द कम्युनिटी ना हो, लेकिन वो ये सारी एक्सरसाइज फ्रीडमली डू कर सकता है। तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के तहत हमें ये राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइट टू इक्वालिटी है ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें दिए गए हैं। इसमें आगे 5 जो सब पॉइंट हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, और प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ऐसा हो गया। एक आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स, ऐसा आता है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये काफ़ी सब पॉइंट होते हैं इसके तहत। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हमें दिए गए हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के तहत आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमारे ये जो है राइट टू इक्वालिटी ये दिए गए हैं। इसमें आगे सब पॉइंट भी आ जाते हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। आगे बात करते हैं गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज इनहेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा एक इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा पॉइंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है उसमें लाई नहीं करता। तो गैस वो पूछा गया है आपसे, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस। देखो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। गैस ये भी हमें दिया गया है, और सोशल इक्वालिटी गैस अभी हम देख ये भी दिया गया है, सोशल इक्वालिटी भी हमें दी गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स एंड अदर जो हमारे वर्क होते हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हमें दी गई है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, गैस इकोनॉमिक इक्वालिटी ये हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में नहीं दिया गया है। गैस इसका एक और कारण है, क्योंकि इकोनॉमिक इक्वालिटी इस तहत से आ जाता है कि सभी को जो वेल्थ है, वेल्थ सबके पास इक्वल होगी, और जैसे कि कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होगा, इस तरह से इसको डील किया जाता है। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी नहीं देते कि आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हम देंगे। तो ऐसा हमारे फंडामेंटल राइट हमें गारंटी नहीं देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इक्वालिटी। बाकी जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 हो गया, सोशल इक्वालिटी हो गया, और इक्वल अपॉर्चुनिटी ये हमारा आर्टिकल 16 हो गया। तो गैस ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो आगे बात करते हैं गाइज। Which one of the following article of the Constitution deal with the fundamental right related to exploitation of children? Guys, exploitation of children इसके बारे में पूछा गया है कि ये हमारे कौन से आर्टिकल में लाई करता है। गैस मैं आपको बता दूं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही ये एक आर्टिकल आता है जो कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग
डील करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है कि किसी भी चिल्ड्रन का एक्सप्लोटेशन ना किया जाए, उनकी ट्रैफिक ना की जाए, जैसे कि बच्चों को किडनैप करके उनकी सेल कर देते हैं, आगे फर्दर सेलिंग कर देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ऐसा ना किया जाए और लेबर वर्किंग ना की जाए। तो इसके तहत वैसे तो गैस आर्टिकल 23 एंड 24 होते हैं, पर यहाँ ऑप्शन में 23 नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। जो हमारा आर्टिकल 24 है हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही ये लाई करता है। तो उसके तहत आर्टिकल 24 के तहत ये हमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एक्सप्लोटेशन ना हो पाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन। आगे बात करते हैं गाइज, चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ ICCPR। गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर से मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये आर्टिकल 24 के तहत प्रोटेक्ट किए गए हैं चाइल्ड राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी 24 आर्टिकल। आगे बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्टेड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। गाइज यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि जो हमारा अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस होता है, जो हमारी पहले हुआ करती थी कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो लो कास्ट वाले पीपल्स होते थे वो किसी को हायर कास्ट पीपल को टच नहीं कर सकते थे। ऐसी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी एंशियंट टाइम में। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ये आर्टिकल भी प्रोवाइड किया है कि अगर कोई लो कैटेगरी का पीपल है उसके साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वालिटी होगी। तो ये जो अनटचेबल प्रैक्टिस है, अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस है, इसको ख़त्म किया गया है। किस आर्टिकल के तहत किया गया है वो हमें बताया गया है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 के तहत ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी वाली, इसको रोकने की कोशिश की गई है, प्रोहिबिटेड किया गया है। और ये गारंटी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हम इसमें डायरेक्ट जाके अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस हमारे साथ करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस लड़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं गाइज, ये देखो फिर से क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा गया है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो हमारा आर्टिकल 17 है उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस चीज़ को डील करता है। ऑप्शन ए है एजुकेशन, ऑप्शन बी है हेल्थ, ऑप्शन सी है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और डी है फूड गारंटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज, जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमारी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको अबॉलिश करने की डीलिंग करता है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है गाइस। जो फंडामेंटल राइट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है पॉलिटी का, और अक्सर ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का माना जाता है। कोई भी जो एग्जामिनर है प्रेफरेंस देता है कि यहीं से क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। अब वो एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि कितने डीप जाके वो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे ध्यान से पढ़ें। आगे बात करते हैं गाइज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ द प्रेस। गाइज जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है यह कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेस यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है, यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आर्टिकल 19 में हमारे सब पॉइंट आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी विचार रख सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे रिएक्शंस को। बट एक गाइडलाइन होती है, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, वो अगेंस्ट द जो हमारे शब्द हैं वो अगेंस्ट द कम्युनिटी ना हो, ऐसा कोई गलत शब्द ना हो जिसे कम्युनिटी को, समाज को ठेस पहुँचे। तो हम बाकी अच्छे विचारों के साथ हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम राइट होते हैं। आर्टिकल 19 में इनका ब्यौरा दिया गया है। ऐसे ही आर्टिकल जैसे मैंने आपको फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया, ऐसे ही हम एसोसिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम असेंबली भी कर सकते हैं, हम अपना इकट्ठा लोगों को कर सकते हैं। बट वही बात है, हमारे इकट्ठे होने से लोगों को परेशानी ना हो, ये भी हमने ध्यान रखना है।
हम कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी हम रेजिडेंट बन सकते हैं, कहीं पर जैसे हम किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, ये हमारे राइट हैं। हम राइट ऑफ फ्रीडम इनमें काउंट करते हैं। तो इनके तहत ही आर्टिकल 19 जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम कुछ भी हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप इसे ही रिलेट कर सकते हो प्रेस से। प्रेस के पास भी राइट होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, बट वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी आरोप लगा दे या कुछ भी ऐसा। जो उनके पास सच्चाई है वो उसको बोल सकते हैं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आगे बात करते हैं गाइज, under which article scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural right। गाइस यहाँ पर जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं उनको गारंटी दी गई है एक सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल राइट की। वो हमें पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं ऑप्शन में, आर्टिकल 20 ये भी नहीं होगा, आर्टिकल 19 ये राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 18 यहाँ पर जो हमारा अबोलिशन ऑफ टाइटल है वो आता है। तो गैस बचता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अबोलिशन ऑफ जो हमारी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी उसके तहत ही ये काउंट कर लिया जाता है। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सोशो इकोनॉमिक उनको इक्वालिटी देंगे, पॉलिटिकल उनको राइट होंगे और कल्चरल राइट भी होंगे। उनके जो कल्चरल है वो अपना उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो सारे राइट हैं ये आर्टिकल 17 के तहत ही लाई करते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। गाइस आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जजमेंट करनी है, जैसे कि आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे आप उस हिसाब से भी अपना आंसर टिक कर सकते हो। आगे बात करते हैं गाइस, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत दिया गया है। आर्टिकल 14 नहीं, ये नहीं है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत आगे 19A कुछ ऐसा पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पर सब पॉइंट नहीं दिए गए, तो आप मेन पॉइंट हेड को ही काउंट करोगे। आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत हमें फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक टू रिलेट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। गाइज जो हमारी दो टर्म आती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, इनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत हमें ये डिस्क्राइब किए गए हैं वो पूछा गया है। तो गाइज आपका ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सनस राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। गाइज पूछा गया है कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोटेक्ट करता है पर्सन को, वो ट्रैवल करता है अगर अब्रॉड में। तो गैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21। ऑप्शन नंबर सी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस जैसे कि जो हमारे आर्टिकल 21 है उसमें हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी के जो टर्म्स आती हैं वो काउंट होते हैं। तो जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि हम आपकी जो लाइफ की प्रोटेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कोई भी हमारी लाइफ की नहीं छीन सकता। तो गैस जैसे कि कोई पर्सन अब्रॉड में जाता है तो उसकी थोड़ी जो लाइफ है उसको रिस्क रहता है कि कोई उस पर ऐसे हमला ना हो जाए या कुछ अदर अनसर्टिनिटी ना हो जाए। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21 के तहत अगर कोई पर्सन अब्रॉड में जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ किरपान्स बाय सिख
इज डीम्ड एज अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गैस यहाँ पर पूछा गया है जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो कृपान को वियर करती है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किस आर्टिकल के तहत जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका राइट माना जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 25 है वो हमें आज़ादी देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस धर्म के जो भी रीति या रिवाज होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म में लोग तिलक लगाते हैं या कुछ भी वियर करते हैं तो वो उस रिलीजन के कल्चरल राइट होते हैं। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 25 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट है हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो आपका यहाँ पर जो आर्टिकल हमें दिया गया है आर्टिकल 25, हालांकि इसके आगे भी होते हैं लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 25 दिया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 में हम हमारा जो फ्रीडम है राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वो काउंट होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आगे बात करते हैं गाइज आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर उसी क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ लिया है कि जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें फ्रीडम है पूरी रिलीजन की, हम किसी भी रिलीजन को उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी जो राइट है जो उनके रीति रिवाज है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल 25 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारा कौन सा क्या बनता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर किनको इन्फोर्स करने के लिए कहा गया है वो पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी स्टैच्यूटरी राइट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस जो हमारा आर्टिकल 32 होता है, पहले मैं आपको आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसे हम हार्ट सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। वहाँ पर जाके हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, इनकी उल्लंघना हुई है, आप इन्हें इन्फोर्स करवाएं। तो आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। रिट्स जारी करने का मतलब आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द केसेस। देन आर्टिकल 32 यहाँ पर किस चीज़ को इन्फोर्स कराने की कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। गाइज यहाँ पर गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी है सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट। गाइज इस ऑप्शंस को देख के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी आता होगा कि शायद पार्लियामेंट आंसर हो सकता है, लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी ना तो चेंज कर सकता है ना कोई ऐसा है चेंज किया जा सकता है, लेकिन छोटे मोटे केसेस में इसको चेंज नहीं किया जा सकता और पार्लियामेंट इसमें गार्डियन नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट की गार्डियन सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही इनकी इंटरप्रिटेशन करती है। तो यहाँ पर गार्डियन जो माना जाएगा वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को माना जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं गाइज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। गाइज जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया
गार्डियन पूछा गया है फिर से यहाँ पर फंडामेंटल राइट का, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी जुडिशरी एंड ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर। गाइस चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है या फिर पार्लियामेंट है, इन तीनों के पास ही ऐसी पावर नहीं होती है जो कि गार्डियन कहलाए फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पहले सुप्रीम कोर्ट था, अब यहाँ पर जुडिशरी है, तो सेम ही मीनिंग होता है गाइस। आपका राइट आंसर यहाँ पर काउंट किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी को, जुडिशरी को। यही हमारे गार्डियन कहलाती है फंडामेंटल राइट की। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा आर्टिकल ये होता है, आर्टिकल 32 होता है, इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया था, और किस चीज़ से डिस्क्राइब किया था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत ही आर्टिकल 32, अगर कोई हमारे फंडामेंटल वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस केस में रिट्स जारी करता है। तो इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कहा गया है, लेकिन ये किसे कहा गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि हमारा आर्टिकल 32 में काउंट होता है, और 32 में काउंट होने के बाद इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड। गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31 में आता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसे एबॉलिश किया गया है, वो पूछा गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी 44th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से। अब वो हमारा लीगल राइट बन गया है, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट। आगे बात करते हैं गाइज। The 44th Amendment to the Constitution of India removed the following right from the category of fundamental right। तो गैस वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि 44th अमेंडमेंट के तहत कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसे भी रिमूव नहीं किया गया। और ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसे भी रिमूव नहीं किया गया, ये आर्टिकल 32 में काउंट होता है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 में काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आर्टिकल 31 में काउंट होता था, इसे रिमूव किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइस पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट टू प्रोटेस्ट। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और ऑप्शन नंबर डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो गैस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि बनता है राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रोटेस्ट। हालांकि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हम अपने एक अच्छे कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पहले मतलब एक बाय द प्रोसेस के थ्रू, पर ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रोटेस्ट। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी राइट टू इक्वालिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है।
राइट टू प्रॉपर्टी। गाइज ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब हमारा लीगल राइट है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या चीज़ की गारंटी नहीं देता, क्या चीज़ को गारंट नहीं करता है, वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इक्वल शेल्टर। ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन नंबर डी, राइट टू लिबर्टी। गैस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के तहत इनकी गारंटी देता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट टू इक्वल शेल्टर है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इस चीज़ की हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इक्वल शेल्टर। आगे बात करते हैं गाइज, द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर, गैस पूछा गया है जो राइट टू इक्वालिटी है वो 5 आर्टिकल के तहत गारंटेड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो पूछे गए हैं कौन से हैं, तो गैस यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 13 to 17, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 15 to 19, आर्टिकल 16 to 20। तो गैस ये हमारा फंडामेंटल फर्स्ट राइट बनता है राइट टू इक्वालिटी, और इन्हें 5 आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड किया गया है। तो वो हैं गाइस आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। तो आगे चलते हैं गाइज, ये बात करते हैं गाइज, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ये हमारा किस चीज़ में बताई गई हैं। तो वो आपका पूछा गया है इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अ फंडामेंटल राइट, अ स्टैट्यूटरी राइट एंड नन ऑफ द अबव। गाइज जो हमारा 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक जो हमारा एज है बच्चों की, उनकी एजुकेशन का राइट जो है वो कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो हमारे फंडामेंटल राइट में ही। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 23 एंड 24 में ये जो हमारे बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल हैं उसमें हमारा राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 इनका राइट बनता है कि वो एजुकेशन लेंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट में ही इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल कौन से राइट हैं फंडामेंटल राइट जो कि सस्पेंड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते कोई भी एमरजेंसी के ड्यूरिंग। अगर हमारे देश में हमारी कंट्री में नेशनल एमरजेंसी लगती है तो भी हमारे कौन से वो फंडामेंटल राइट हैं जो कि सस्पेंडेड नहीं होते। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नहीं लगता। आगे ऑप्शन बी देखते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन नंबर सी, राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। गैस ना तो आप ऑप्शन नंबर ए कि आपका राइट बनता है आप कहीं पर भी जा सकते हैं और कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, ये ऐसा कोई फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट में नहीं रह जाता है जब हमारे देश में कोई नेशनल एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। गैस ये भी सरासर गलत है, ऐसा भी कोई हमारा राइट नहीं बनता कि देश में कंट्री में नेशनल एमरजेंसी की सिचुएशन है और आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो। तो ये भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जो हमारा फंडामेंटल राइट ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। इवन चाहे हमारे देश में कोई भी नेशनल एमरजेंसी की सिचुएशन लगी हो तो भी हमारी कोई लाइफ को या पर्सनल लिबर्टी को तंग नहीं कर सकता, हमारी लाइफ को छीन नहीं सकता। ये हमारे राइट जो हैं कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं गाइज,
तो गाइज नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर आता है पॉलिटी का, वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइज ये फोर्थ चैप्टर हम कह सकते हैं, जो फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी कहते हैं। ये जो सरकार होते हैं उसके दिशा नेतृत्व होते हैं कि सरकारों को ऐसा करना चाहिए। और मैं आपको इसके थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये हमारे जस्टिसेबल नहीं होते, ये सरकार के ऊपर बंदिश नहीं होती कि आपको ऐसा करना ही करना है, और हम इनके लिए कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे फंडामेंटल राइट थे, अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ करते थे तो हमारे पास ऑप्शन हुआ करता था कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, उन्हें जस्टिसेबल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे DPSP के जो आर्टिकल हैं, हम उनमें कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं और ना ही वो जस्टिसेबल होते हैं। तो आगे इनके बारे में हम क्वेश्चंस देखते हैं। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी इस्टेब्लिश्ड वाई। ये क्या पर्पस था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश करने का, तो वो पूछा गया है गाइज। इसके बारे में हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी गांधीयन डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। गाइज जो हमारा DPSP का मेन पर्पस है वो क्या है कि हमारी जो कंट्री की डेमोक्रेसी है वो सोशलिस्ट हो और इकोनॉमिक अच्छी हो, डेमोक्रेसी हो हमारे देश में। तो इसलिए ये DPSP हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थे। तो आगे बात करते हैं। द आइडिया ऑफ द इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन। जो हमारा इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरह फाउंड किया है, वो आइडिया कहाँ से आया वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, और सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। तो गाइज इसका जो आइडिया है कि इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट है, इसका जो आइडिया था वो कहाँ से फाउंड हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि जिसमें हमारा ए ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाता है और हमारा सी ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाता है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये आइडिया लिया गया है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि बोथ ए एंड सी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइज पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा गाइज कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूछा गया है। तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। गाइज ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है होता है DPSP का। ऑप्शन नंबर बी टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। गाइज ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका DPSP का। और ऑप्शन नंबर सी टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी टू इस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट। गाइज यहाँ पर सेकुलर स्टेट का ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी हमारा DPSP का ऑब्जेक्टिव है कि एक जो स्टेट है वो सेकुलर होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए स्टेट में, सभी धर्मों के लोग होने चाहिए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है हमारे DPSP का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, तो गैस ऐसा कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता DPSP का कि वो एक रिलीजियस स्टेट बनाए। जैसा कि रिलीजियस स्टेट का मतलब कि एक ऐसी स्टेट बना दे जहाँ पर एक ही रिलीजन के आदमी हो, एक ही रिलीजन की कम्युनिटी हो। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारे जो DPSP होते हैं उनका कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आगे बात करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गैस जो हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिए गए हैं ये पूछा गया है। तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड।
आयरलैंड की जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट लिए गए हैं DPSP के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो आपने ध्यान रखना है, आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं गाइज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर। देखो गाइज, मैंने जैसा आपको बताया भी था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, क्या वो जस्टिसेबल हैं या नॉन जस्टिसेबल हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट हैं या वो कुछ भी नहीं है। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे DPSPs हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं, आप उनके लिए कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हो, आप उनको स्यू नहीं कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन जस्टिसेबल। आगे बात करते हैं गाइज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन ensured इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वन ऑफ। गाइज इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसका डिटेल, ये क्या होता है। गाइज जैसा कि आपको पता होगा, जैसे वुमेन्स भी कई वर्क करती हैं कई फैक्ट्रीज में, एंड कई लेबर वुमेन होती हैं, तो ऐसा अक्सर ही देख लिया जाता है कि वुमेन्स को कम वेजेस दी जाती हैं और मैन लेबर को ज़्यादा वेजेस दी जाती हैं। तो हमारे DPSP में ये एक पॉइंट लिखा गया है कि सरकारों को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी स्कीम्स बनाए, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जिससे कि ये भेदभाव खत्म किया जा सके और इक्वल वर्क एंड इक्वल पे मिले। अगर वो मेल एंड फीमेल जो लेबर है वो काम सेम कर रही है, इक्वल वर्क कर रही है, तो उनकी सैलरीज में, उनकी वेजेस में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ पर दिया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो ये फंडामेंटल राइट ऑप्शन ए में दिया गया है, या ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, या ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक राइट में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह पॉइंट दिया गया है कि सरकारों को चाहिए ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी रूल रेगुलेशंस बनाए, ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे कि ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट हो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। गाइज जो पंचायती राज सिस्टम है वो कहाँ पर ले डाउन करता था वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी इलेक्शन कमीशन एक्ट। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हालांकि हमारे देश के लोगों की उस समय पर भी मांग थी कि हमारे देश में पंचायती सिस्टम होना चाहिए, कि जो हमारे निचले स्तर पर गांव होते हैं वहाँ पर भी एक पंचायत सिस्टम होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको ठीक ना मानते हुए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा नहीं दिया, लेकिन इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसे दर्जा दिया गया है और ये बताया गया कि अभी हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल देते हैं। जब सरकार को लगेगा कि हमारे देश की कंडीशन थोड़ी ठीक है और पंचायत राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो सरकारें चाहें तो इसे इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो गैस ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका जिक्र होता है, और आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में इसका जिक्र होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचायती राज का। लेकिन अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा दे दिया गया है, अलग से पंचायती राज एक्ट बना दिए गए हैं, स्टेट के अंडर ये आता है पंचायती राज एक्ट, जो कि हम इसमें होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और विलेजेस में आपके सरपंच वगैरह बनते हैं, तो ये सब पंचायती राज सिस्टम के अंडर ही होता है। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखो गैस वही पूछ लिया गया है कि कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो गैस जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका आर्टिकल 40 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 ही स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप विलेज पंचायत का गठन कीजिए, विलेज पंचायत को बनाइए। तो आर्टिकल 40 के तहत
दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अ, जो हमारे विलेज पंचायत हैं वो क्या है, वो एक फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या कुछ भी नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो गाइज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डीपीएसपीज लाई करता है कि वो इंटरनेशनल पीस प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ावा दे। तो गाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यानी कि डीपीएसपी में, मैं आपको लिख देता हूँ, डीपीएसपीज में आर्टिकल 51, यहाँ पर आर्टिकल 51 आपका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 51 ये कहता है कि हमारे देश की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश की ये एक फर्ज बनता है कि आप इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें। तो ये कहाँ पर बताया गया है, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आगे बात करते हैं गाइज, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूड इन द, देखो गाइज फिर पूछा गया है कि जो हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो कहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी डीपीएसपीज, और ऑप्शन नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड ऑप्शन नंबर डी 9th शेड्यूल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा डीपीएसपी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की प्रमोशन के लिए डिस्क्राइब किया गया है। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइज पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में क्या इंक्लूड नहीं है। तो वो पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर। गैस ये हमारा ऑप्शन जो है ये हमारे डीपीएसपी में लाई करता है कि आप शराब को रोक सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट टू वर्क, बिल्कुल गाइस ये भी हमारे डीपीएसपी में काउंट होता है। और ऑप्शन नंबर सी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। गैस जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था क्योंकि हमारे डीपीएसपी में काउंट होता है इक्वल वेजेस एंड इक्वल वर्ब, ये भी हमारे डीपीएसपी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। गैस ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे डीपीएसपी में नहीं आता है जिससे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात होती हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या एक महत्वपूर्ण सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ ये हमारा डीपीएसपी में लाई होता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जी बिल्कुल नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। लेकिन जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे डीपीएसपी में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बात करते हैं गाइज। तो गाइज अगला जो चैप्टर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो गाइज ये हमारा 4th ए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 4th ए पार्ट में काउंट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। गाइज पहले ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्हें पार्ट 4th ए में काउंट करके इन्हें लिख दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब इन्हें पार्ट 4th ए में ही काउंट किया जाता है। ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी ड्यूटीज़ दी गई हैं जो कि हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाती हैं। तो ये हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। तो हम इन्हें देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है
द प्रोविजन रिलेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ये ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती थी, लेकिन बाद में इन्हें ऐड किया गया है। वो किसके बिहाफ पर, किसके रिकमेंडेशन की बिहाफ पर ये ऐड की गई है, वो आपसे पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे बात करते हैं गाइज, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गैस पूछा गया है कि कब फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 ए के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। आगे बात करते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटी टू द अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर 4। गैस पूछा गया है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये कौन से नंबर की ड्यूटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में। तो गैस आपका ऑप्शन है फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए फोर्थ ड्यूटी है, बी ऑप्शन फर्स्ट ड्यूटी है, ऑप्शन नंबर सी सेकंड ड्यूटी है, या ऑप्शन नंबर डी थर्ड ड्यूटी है। तो गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी थर्ड ड्यूटी कहलाती है, जिसमें कि आपको सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रखनी है अपने देश की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गैस पूछा गया है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से पार्ट में लाई करती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती थी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4 ए के तहत इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 4 ए। आगे बात करते हैं गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज पूछा गया है कौन सी अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले 44th अमेंडमेंट में तो जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे रिमूव किया गया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42nd अमेंडमेंट के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1976 के अंदर पार्ट 4 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी हैं वो पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। गाइज 11 ड्यूटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करती हैं, जो कि पार्ट 4 ए में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई हैं। टोटल 11 ड्यूटी हैं, आपने ध्यान में रखना है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक गाइस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज हमने इस सीरीज़ में फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 3 पार्ट को कवर किया है पॉलिटी के। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं गाइज, ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको यहाँ से काफ़ी कुछ रिवीजन हुई होगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हम सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ बने रहें। तो गाइज़ ऐसी ही वेब सीरीज़ हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।